नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। क्या वाकई नागपुर की हिंसा पूर्व नियोजित थी? क्या एक अफवाह की आड़ लेकर सोची समझी साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया? क्या हिंसा में गिरफ्तार हुआ अहम किरदार फहीम शमीम खान मात्र एक मोहरा था? अगर हां, तो फिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? अगर हिंसा से पहले ट्रक भर भर के पत्थर इकट्ठा किए गए, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? नागपुर में पुलिस की 10 टीमें इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हिंसा की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। 50 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं, 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें एक एफआईआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े उन लोगों के नाम शामिल हैं जो हिंसा से पहले औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नागपुर हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी डिकोड करेंगे, देखिए। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू। महिला पुलिस और पुलिस पर हमला जो है ये हम लोग सहन नहीं कर सकते। हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसका क्या रोल था और जैसा आप बता रहे हैं कोई मास्टरमाइंड था क्या, ये सब चीज़ें हम इसमें असेसमेंट करने के बाद में आपको बता। हिंसा के लिए पत्थर अचानक कहां से आए? नमस्कार, जय श्रीराम। घोषणा करून राहिले हे बघा, तुम्ही म्हणता संकेत नाही, हे बघा संख्या यांची, हे बघा संख्या। उपद्रवियों को हथियार किसने दिए? चंद घंटों में कैसे भड़क गई थी नागपुर में हिंसा? किसके कहने पर उपद्रवियों की भीड़ जमा हुई थी? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि नागपुर हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसे भड़काने की पहले से प्लानिंग की गई थी। हिंसा भड़कने से कुछ घंटे पहले का घटनाक्रम कुछ ऐसा था जिसने आग में घी का काम किया। फिर समुदाय विशेष के लोगों ने कुछ घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हिंसा वाली जगह से कई ट्रक पत्थर मिले, यानी हिंसा की साजिश पहले रची गई थी। 17 मार्च की हिंसा के बाद अब नागपुर में शांति। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर अब सच सामने आ रहा है। बीते 24 घंटे में हिंसा को लेकर कई खुलासे हुए। पुलिस नागपुर हिंसा को लेकर 5 एफआईआर दर्ज कर चुकी। 50 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं जिससे हिंसा के पीछे शामिल चेहरों से नकाब हटता दिखाई दे रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसका क्या रोल था और जैसा आप बता रहे हैं कोई मास्टरमाइंड था क्या, ये सब चीज़ें हम इसमें असेसमेंट करने के बाद में आपको बता। अभी 50+ साथ हैं, उसमें 7 माइनर्स भी हैं जो कि पुलिस कस्टडी नहीं बोल सकते, उनके लिए अलग से प्रक्रिया होती है। तो 50 लोग हैं जो हमारे जो कस्टडी में लिए गए थे। पुलिस ने जो 5 एफआईआर दर्ज किए, उनमें से एक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ। ये एफआईआर औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर किए गए प्रदर्शन के संबंध में की गई, जिसमें कुल 9 लोगों के नाम दर्ज, जबकि बाकी 4 एफआईआर नागपुर हिंसा को लेकर दर्ज हुई, जिसमें से एक एफआईआर में कुल 51 लोगों के नाम दर्ज हैं। हिंसा में शामिल सभी नाम मुस्लिम हैं। पुलिस ने 10 टीमें बनाई जो नागपुर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। इसके लिए पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है और दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। नागपुर में हिंसा के बाद आज यानी कि
तीसरे दिन यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए लेके जाया जा रहा है। ये आपको जब बता दूं, इसी जगह पर हिंसा भड़की थी। नागपुर का ये वो इलाका जहाँ की तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, और आप उसी जगह पर आप देख सकते हैं कि ये चिटनेस पार्क इलाका है और यहाँ पर अब भी लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए, पुलिस की पूछताछ के लिए यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, और कितने लोग थे यहाँ पर, कहाँ से आए थे, उन सब की जानकारी ली जा रही है। क्या आपके घर पे कितने लोग थे उस दिन? हमारे घर पे कुछ बच्चे थे, मेरे घर के बच्चे थे 4 और हम 4 भाई थे। अच्छा, बता रहे हैं कि आपका 500 से ज्यादा? नहीं पॉसिबल है, नहीं थे। देखिए, इस तरह से पुलिस की टीम यहाँ पर ले जा रही है पूछताछ के लिए। जिन लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर एक अहम किरदार पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह किरदार हिंसा भड़काने के पीछे की अहम कड़ी बताया जा रहा है। इसका नाम है फहीम शमीम खान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि हमें कौम को लीडर की जरूरत है, डीलर की नहीं है। ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। एक चीज है, फहीम खान को लेकर सामने आ रही, फहीम खान जो है उसको लेकर आप बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है। उसकी अरेस्टिंग कब हुई है, उस पर FIR दर्ज की गई थी कि नहीं की थी, उसका नाम अभी भाई कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर, उसके बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने इंटेरोगेशन का जो भी है उनसे बात करने के लिए। नागपुर हिंसा में फहीम शमीम खान के किरदार को समझने की जरूरत है। दरअसल फहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। 17 मार्च की दोपहर जब नागपुर में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन हुए, इसी के बाद अफवाह फैली। तब दोपहर करीब 1 बजे अपने समर्थकों के साथ फहीम गणेश पेट थाने पहुंचा। नागपुर में हिंसाग्रस्त महल इलाका इसी गणेशपीठ थाने के अंतर्गत आता है, और यही वो जगह है जहां पर BHP के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे MDP के नागपुर के अध्यक्ष फहीम शमीम खान ने यहीं से लोगों को उकसाने का काम किया। इसी जगह पर लगे थे औरंगजेब जिंदाबाद के नारे, पुलिस की नोकझोंक, और इसी उकसाने का खामियाजा न सिर्फ नागपुर की जनता बल्कि पुलिस को भी भुगतना पड़ा। थाने के बाहर पुलिस टीम और फहीम समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। वजह यह रही कि फहीम ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर प्रदर्शन करने वाले VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करने का आवेदन दिया था। पुलिस ने शिकायत पर रूटीन FIR भी दर्ज की। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे, जिसे लेकर उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस से नोकझोंक के बाद थाने के बाहर ही औरंगजेब के समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी फहीम शमीम खान के समर्थकों ने लगाए। इसी के बाद फहीम अपने समर्थकों के साथ उस जगह पहुंचा जहां बजरंग दल और VHP ने प्रदर्शन किया था। सूत्रों के मुताबिक तब तक करीब 4 बज चुके थे। यहां भी पुलिस के साथ हल्की फुल्की बहसबाजी हुई। शाम 6 बजे नमाज के बाद अचानक से लोग इकट्ठा हो गए और फिर हिंसा भड़क गई। जिस तरह से कुछ ही घंटे में लोग जमा हुए, पत्थरबाजी हुई और हथियार लहराए गए, उसे लेकर कश्मीर में पत्थरबाजी का पैटर्न नजर आ रहा है। इसलिए नागपुर हिंसा की जांच अब इस एंगल पर भी हो रही है, क्योंकि मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसका जिक्र भी किया था। औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299, 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला।
दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता. हिंसा के दौरान किस तरह उपद्रवियों ने तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की, उसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। लेकिन एक और खुलासा ये हुआ कि उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की थी। इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों पर भी जो एफआईआर है उसमें लिखा गया है कि उन पर भी सहन कर सकते हैं, लेकिन महिला पुलिस और पुलिस पर हमला जो है ये हम लोग सहन नहीं कर सकते और सभी लोगों को समझ जाना चाहिए। जो भी इसके पीछे है उस जल्द से जल्द वो पता चल जाएगा लोगों को भी। महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी को होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। जिस तरह औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद शुरू हुआ और बात हिंसा तक पहुंच गई, वो भी उस नागपुर में जहां आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई हिंसा नहीं हुई। साथ ही तब जब नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चुनाव क्षेत्र है और फडणवीस ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी, इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस देश के अंदर नफरत मत बोइए, इस देश को मोहब्बत का देश है, जो मोहब्बत से चलने दीजिए। इस तरह का काम मत करिए कि आप एक पूरी की पूरी 25 करोड़ कम्युनिटी को साइडलाइन नहीं कर सकते। प्रियंका जी, नए खुलासे हो रहे हैं। अब वहाँ एटीएस जांच कर रही है नागपुर में जो दंगा हुआ उसका, और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बाहरी लोग थे जिन्होंने आकर उपद्रव मचाया। तो प्रशासन से पूछना पड़ेगा कि ये बाहरी लोग कहाँ से आए थे, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या कर रही थी, स्टेट की सीआईडी क्या कर रही थी। स्टेट का पूरा इंटेलिजेंस यूनिट हो रहा है जो गृह मंत्री को रिपोर्ट देता है। गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वहाँ के एमएलए कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देश के वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो यानी ये फेलियर किसका हुआ? प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, पुलिस ने सख्ती बरती और अब हालात सामान्य हैं। बुधवार को नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। नागपुर में हिंसा के बाद आज पुलिस का फ्लैग मार्च निकला है। नागपुर कमिश्नर जो है रविंद्र सिंघल इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च उसी इलाके से निकाल रही है जहां पर बीती रात को जो हालात बिगड़े थे, हिंसा हुई थी, जहां पर घरों में कांचों में तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, इसके अलावा गाड़ियों में आगजनी की घटना हुई थी। जो हालात बिगड़े थे उसके बाद आज यहां पर फ्लैग मार्च करते हुए नागपुर पुलिस को आप देख सकते हैं। नागपुर पुलिस के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, जितने भी जवान हैं, पुलिस फोर्स, स्पेशल फोर्स के जवान हैं, वो यहाँ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है उन्हीं गलियों से, उन्हीं जगह से जहाँ पर कल हिंसा हुई थी। ये वो जगह है जो चिटनीस पार्क से, चौराहे से शुरू होकर इन गलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो रोड जाता है वो यहाँ पर शुक्रवारी तालाब रोड है और उसके अंदर के इस पूरे एरिया में यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस के जवानों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नागपुर हिंसा भड़काने के पीछे अब तक फहीम शमीम खान का नाम सामने आया है। हिंसा से उसकी कड़ियां भी सीधे सीधे जुड़ रही, लेकिन मास्टरमाइंड फहीम ही है। इसे लेकर नागपुर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। नागपुर से विनोद जगदाले और इंद्रजीत सिंह के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। नागपुर और महाराष्ट्र की शांति जरूरी है बजाय राजनीतिकरण करने के। हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी कि नागपुर में सब शांति है, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में नागपुर अशांत क्यों हुआ? इसके लिए विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि क्या औरंगजेब का मुद्दा उठाकर सरकार अपनी कोई नाकामी छिपा रही? नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, फिर एक अफवाह फैली और इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग हिंसक हुए। उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसके पीछे सरकार की नाकामी नहीं है?
जो मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब जो महाराष्ट्र के, उन्होंने जो निवेदन दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान था। अगर वो प्री प्लान था तो आपका जो होम मिनिस्ट्री है, उसका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो सो रहा था क्या? फिर अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को वो मालूम नहीं था तो दैट मीन्स इट इज इनएफिशिएंट। कल जाके कोई भी बड़ा हल्ला होगा तो वहां पे सामान्य लोगों की जान जा सकते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस फेल्योर महाराष्ट्र में होने लगा जो पहले कभी नहीं होता था। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने नागपुर हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि हिंसा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं और इसके लिए जो भी दोषी है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहाँ पे जो है दंगे या इस तरह की चीजें सामान्य तौर पर नहीं होती, उसकी शांति भंग की गई। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में सरकार को पूरी तरह से, महाराष्ट्र सरकार को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। नागपुर और महाराष्ट्र की शांति जरूरी है बजाय राजनीतिकरण करने के। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। नागपुर हिंसा की जड़ में औरंगजेब विवाद है, जिसे 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हवा दी। उसी के बाद विवाद बढ़ता गया। हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नागपुर के खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने लगे। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। औरंगजेब एक आतताई, आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। बीएचपी और बजरंग दल अब भी इस जिद पर अड़े हैं कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए। इसके लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कब्र तोड़ने या ना तोड़ने से हासिल क्या होगा। अगर 300 वर्षों से औरंगजेब की कब्र बनी हुई है तो अब इसे विवाद का रूप देकर हिंसा करना कहां तक जायज। नागपुर से विपिन श्रीवास्तव और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।